नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आज शाम होने वाली कैबिनेट बैठक की। आज शाम शिवराज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। माना यह जा रहा है कि आज मंत्रियों के बंटवारे का जो सस्पेंस है वो खत्म हो सकता है। सीएम शिवराज ने कल इसके संकेत दिए थे। सीएम ने कल कैबिनेट की बैठक की जानकारी दी थी, साथ ही कहा कि सब साफ हो जाएगा। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा कि बीजेपी एक पार्टी नहीं बल्कि परिवार है, जहां हर किसी का ध्यान रखा जाता है। जल्दी ही मंत्रियों के काम बांट दिए जाएंगे। तो वहीं कामों के बंटवारे को लेकर प्रदेश में सियासत भी जोर पकड़ चुकी है। बंटवारे में देरी पर कांग्रेस तंज कस रही है। तो विभागों के बंटवारे में देरी पर दिग्विजय सिंह ने निशाना साधा है। सीएम शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया पर उन्होंने निशाना साधा। बंटवारे को लेकर दिल्ली से भोपाल तक वर्कआउट चल रहा है। ये लूट के बंटवारे का झगड़ा है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर निशाना साधा है। तो आपको बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों के बंटवारे को लेकर अब कहीं ना कहीं हंगामा बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, और वो इस लिहाज से कि कांग्रेस भी अब इसको लेकर बीजेपी पर निशाना साध रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, कहीं ना कहीं ये माना जाए कि कांग्रेस को बैठे बैठा एक मुद्दा मिल गया है। अब इस मुद्दे को कहीं ना कहीं उपचुनाव तक बुलाने की कोशिश रहेगी, भले विभागों का बंटवारा होता रहे। देखिए, कांग्रेस की कोशिश जरूर रहेगी इस बात की कि बीजेपी के अंदर जिस तरीके से भी कोई भी खेमेबाजी, कोई भी नाराजगी या कोई भी अंदरूनी कलह है तो उसको अपनी तरफ कैश कराया जाए। लेकिन देखना होगा कि आखिरकार वो इसमें कितनी कामयाब हो पाती है और क्या ये वाकई में पब्लिक से जुड़ा हुआ मुद्दा ऐसा बनेगा जो कांग्रेस को फायदा देगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जिस तरीके से बीजेपी में इस वक्त खींचतान खासतौर से सरकार के अंदर दिखाई दे रही है कि 7 दिन बीत चुके हैं और अब तक भी अगर मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया है तो निश्चित तौर पर सवाल उठना स्वाभाविक है। मीडिया में भी सवाल खड़े हो रहे हैं और विपक्ष का तो ये दायित्व है कि वो सवाल खड़े करे। तो ये सवाल तो उठ रहे हैं, लेकिन फिर सवाल वही कि आखिरकार ऐसी कौन सी वजह है कि जो विभागों के बंटवारे हैं वो दिल्ली में भी तय नहीं हो पा रहे हैं, भोपाल आने के बाद भी तय नहीं हो पा रहे हैं, और भोपाल में भी जो मंथन के दौर हैं वो लगातार चल रहे हैं। जहां तक बात दिग्विजय सिंह के अगर ट्वीट को ही आधार मान लें तो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं दरअसल कि पहले ये बात सामने आ रही थी कि सिंधिया चाहते हैं कि जो पब्लिक से जुड़े हुए डिपार्टमेंट्स हैं वो उनके पास रहें, लेकिन अब दिग्विजय सिंह ने इस पूरी खबर को एक नया एंगल दिया है और उन्होंने कहा है कि दरअसल सिंधिया ये चाहते हैं कि मलाईदार जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो रेवेन्यू वाले डिपार्टमेंट्स हैं, वो उनके पास रहें। और ऐसा वो क्यों चाहते हैं, उन्होंने खुद ही एक प्रश्न चिन्ह लगाते हुए इसको छोड़ दिया है। तो जब विभाग बंटवारे नहीं होंगे तो स्वाभाविक है इस तरीके के सवाल खड़े होंगे। मुख्यमंत्री से भी कल ये सवाल किया गया था। उन्होंने कहा पहले कि वो वर्कआउट कर रहे हैं, फिर कहा कि मुख्यमंत्री सारे विभागों का मंत्री होता है और आज जब कैबिनेट की बैठक होगी तो फिर ये तय कर लिया जाएगा। तो देखना होगा कि आखिरकार किस मंत्री को क्या विभाग मिलते हैं, और जब वो विभागों का एनालिसिस होगा तो ये बात भी साफ हो जाएगी कि आखिरकार इनके बंटवारे में 7 दिन का वक्त लग क्यों गया। बिल्कुल, वो तभी स्पष्ट होगा। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया शरद इस तमाम जानकारी के लिए। साथ में रहें, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। बीजेपी की वर्चुअल रैलियों का दौर लगातार जारी है। दमनी और जौरा विधानसभा की वर्चुअल रैली आज होने जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र सिंह तोमर दमनी रैली को संबोधित करेंगे। दोपहर 12 बजे वर्चुअल रैली को वे संबोधित करने वाले हैं। 4 बजे वीडी शर्मा और नरेंद्र सिंह तोमर जौरा की रैली को भी संबोधित करेंगे। तो हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, किस तरह की तैयारियां इन रैली को लेकर? एक तरफ जहां कांग्रेस मंथनों के दौर में जुटी हुई है तो बीजेपी शायद एक कदम आगे निकलती हुई और रैलियों की शुरुआत कर चुकी है, यही समझा जाए? हाँ बिल्कुल, हालांकि प्रचार के दौर दोनों ही तरफ से शुरू है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने के बाद में बदनावर से प्रचार का आगाज किया है। लेकिन ये बात जरूर है कि प्रचार की इस रणनीति में अभी बीजेपी थोड़ी सी आगे दिखाई दे रही है और उस रणनीति में कहीं ना कहीं कोरोना इफेक्ट भी है। लगातार बीजेपी की जो वर्चुअल रैलियां हैं वो
आयोजित की जा रही हैं, भोपाल से, दिल्ली से, इंदौर से, और जहां भी जो बड़े नेता मौजूद हैं वो उन वर्चुअल रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। कल ही सांवेर की जो रैली हुई थी, वर्चुअल रैली, उसमें मुख्यमंत्री ने कमलनाथ से सवाल पूछने के एक नए सिलसिले को शुरू किया है। रोज वो एक सवाल पूछेंगे। आज फिर से जौरा और दिमनी, जो मुरैना की विधानसभा है जहां पर उपचुनाव होना है, उसको लेकर वर्चुअल रैलियां होने जा रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी एक रैली को 12 बजे संबोधित करेंगे। तो निश्चित ही आज वो फिर एक और दूसरा जो सवाल है वो कमलनाथ से पूछेंगे और देखना होगा कि उनका दूसरा सवाल क्या होता है। इससे पहले जो सवाल उन्होंने पूछा था वो कर्ज माफी को लेकर था। एक साथ 3 सवाल उन्होंने कल पूछ लिए थे। आज दूसरा दिन है और आज भी जब रैली संबोधित करेंगे तो निश्चित ही कमलनाथ से जो दूसरा सवाल उनका रहेगा, दूसरे दिन का चौथा सवाल जो उनसे रहेगा वो भी सामने आएगा। तो कह सकते हैं कि रणनीति भले ही मैदान पर सार्वजनिक जो सभाएं होती थी, रैलियां होती थी, वो कोरोना की वजह से न दिख रही हो, लेकिन वर्चुअली जो उपचुनाव की रणनीति है वो लगातार बन रही है। उसके प्रचार के दौर लगातार जारी हैं। देखना होगा कि आखिरकार जनता को ये जो नया तरीका है वर्चुअली इफेक्ट करने का, वो क्या वाकई में कर पाता है। बिल्कुल, वाकई में ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जहां एक तरफ बीजेपी वर्चुअल के जरिए रैली कर रही है, तो एक्चुअल में अब देखा जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री पहुंचे थे बदनावर और वहां पर उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की थी। तो वर्चुअल और एक्चुअल की लड़ाई भी अब मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं नजर आने लगी है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया शरद इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। उपचुनाव से पहले कांग्रेसियों को खुश करने की कोशिश लगातार जारी है। पीसीसी में ताबड़तोड़ नियुक्तियां हो रही है। 35 से ज्यादा प्रदेश पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। जिला स्तर पर 5 से 6 कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी गई है। संयोजक, सह संयोजक और प्रचारकों की भी नियुक्ति कर दी गई है। अब तक 500 से ज्यादा पदाधिकारियों की नियुक्ति जातीय समीकरणों को साधने के लिए ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो लगातार नियुक्तियों का दौर जारी है और ये एक प्रेशर भी था कि आखिर क्यों संगठन में नियुक्तियां नहीं हो रही हैं, क्यों तत्कालीन सरकार के दौरान जब कांग्रेस थी तब क्यों निगम मंडलों की नियुक्तियां नहीं हो रही है, विभागों को अब जो अब दायित्व सौंपे जाने चाहिए थे वो सब कहीं ना कहीं एक गंभीर तरह से देखा जाए तो प्रेशर था और अब वही नियुक्तियां अब जाकर कांग्रेस में तेजी से होती हुई नजर आ रही हैं। देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी जहां उचित समझती है, जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं, वहां अगर हमें कार्यकर्ताओं की अधिक आवश्यकता है तो ऐसे स्थानों पर प्रभारी बनाए गए हैं, समन्वयक बनाए गए हैं। प्रचार प्रसार के लिए भी बहुत सारे कार्यकर्ताओं की जरूरत पड़ती है, तो उस तरह की नियुक्तियां की गई है। तो ये नियुक्तियां जिन सीटों पर चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर की गई हैं। पीसीसी स्तर पर भी नियुक्तियां हाँ की गई है ना, पीसी स्तर पर भी की गई है, क्योंकि हमारे अनेक कार्यकर्ता उपेक्षित हुए थे जिनने कहा है, और खासकर ग्वालियर संभाग में जो लोग पार्टी से बगावत करके गए हैं उनके स्थान पर नई नियुक्तियां की जाना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। खबर भोपाल से। शराब कारोबारी जगदीश अरोड़ा गिरफ्तार किए गए हैं। जगदीश अरोड़ा का भाई अजय अरोड़ा भी गिरफ्तार हुआ है। कारोबारी पर टैक्स चोरी का मामला है। दोनों का जीपी अस्पताल में मेडिकल कराया गया। बिना जीएसटी चुकाए 25 करोड़ के उन्होंने सैनिटाइजर बेच दिए थे, जिसके बाद अब ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या ताजा जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? डीजीआई की जो टीम थी वो लगातार कार्रवाई कर रही थी, जांच पड़ताल कर रही थी, क्योंकि रायसेन में सोम डिक्शनरी कंपनी की फैक्ट्री है, वहां पर पड़ताल की जा रही थी। पड़ताल में पता चला कि जो कोरोना आपदा के दौरान 25 करोड़ का सैनिटाइजर बेचा गया है उसमें 18% जो है वो जीएसटी जमा करनी थी, लेकिन जो कारोबारी हैं, शराब कारोबारी, उन्होंने जमा नहीं की। इसी पर कार्रवाई करते हुए जो है टीम ने जो है करीब 28 घंटे की लंबी पूछताछ की। और इस पूछताछ के बाद जो शराब कंपनी है, सोम के जो डायरेक्टर हैं जगदीश अरोड़ा और उनके भाई अजय अरोड़ा को गिरफ्तार किया गया। जब मेडिकल के लिए उन्हें जेपी अस्पताल में ले जाया गया तो उनकी तबीयत खराब हुई और उनको अभी आईसीयू में भर्ती कराया गया है। फिलहाल ये कार्रवाई डीजीआई ने जो कार्रवाई की है वो जीएसटी एक्ट के सेक्शन 69 के तहत ये कार्रवाई की गई है। हालांकि जानकारी ये भी आ रही कि
इस कंपनी के 3 सीनियर एग्जीक्यूटिव को भी गिरफ्तार किया गया है इस मामले में, क्योंकि ये पूरा टैक्स चोरी का मामला है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और बड़ा मामला ही उजागर हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, इंदौर से एक और बड़ी खबर का जिक्र कर लेते हैं। पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बच्चे को अगवा कर भीख मंगवाने वाले गिरोह का खुलासा किया गया है। तिलक नगर थाने में एक दंपति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। खरगोन से बच्चे को अगवा कर ये इंदौर लाए थे और मासूम का नाम बदलकर भीख उससे मंगवाई जा रही थी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें, भीख मंगवाने वाले गिरोह का खुलासा किया गया है। बच्चे को अगवा कर भीख मंगवाने का काम इस दंपति के द्वारा किया जा रहा था। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, कैसे इस पूरे मामले का खुलासा हो पाया? बिल्कुल दीपेश, आपको बता दूं कि तिलक नगर थाना पुलिस ने मानव तस्करी समेत किशोर न्याय अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है। चूंकि ये पूरा जो विषय है, एक मासूम जो खजराना चौराहे पर भिक्षावृत्ति कर रहा था, उससे पूछताछ की गई तो ये खुलासा हुआ। इस खुलासे में एक बड़े नेटवर्क या बड़े नेक्सस का खुलासा हुआ, ऐसा भी माना जा सकता है। चूँकि एक दंपत्ति है जिन्होंने कुछ समय पहले खरगोन में जब मेला वहाँ लगाया गया था, उस वक्त झूले के आसपास में ये मासूम मिला। इस मासूम का उस वक्त वहां से अपहरण किया और अपहरण करके वो इंदौर लाए। इंदौर लाने के बाद उसको यात्राएं देना शुरू किया और जो मासूम है उससे जबरिया भिक्षावृत्ति करवाई गई। खजराना चौराहे से उस बच्चे को वहां से ले जाया गया और पुलिस ने उससे पूछताछ की तो ये पूरे गिरोह के बारे में जानकारी निकली है। हालांकि फिलहाल पुलिस के पास में यही बालक के बारे में जानकारी मिली है, लेकिन ये जरूर माना जा रहा है जब ये दोनों आरोपी हिरासत में लिए जाएंगे, इनसे पूछताछ होगी तो ये एक बड़ा नेटवर्क निकलकर सामने आ सकता है। तब ये भी खुलासा हुआ कि आखिर ये और कहां से बच्चों को लेकर आए थे और जो भिक्षावृत्ति जैसा जो जबरिया भिक्षावृत्ति करवाई जा रही थी तो किन लोगों से भिक्षावृत्ति करवा रहे थे। एक और जो चौंकाने वाला खुलासा हुआ है वो ये कि बच्चे को खाना तक ढंग से नहीं दिया जाता था, तो महज दिन में एक बार बच्चे को खाना दिया जाता था और उसका नाम बदलकर उससे एक चौराहे पर खड़ा किया गया था। इसके अलावा ये भी पता चला कि समय समय पर उसे अलग अलग चौराहों पे खड़ा किया जाता था और उसे भीख मांगने पर मजबूर किया जाता था। हाँ बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए। तो आप बेहद गंभीर ये मामला क्या, पूछताछ लगातार जारी है। आगे बढ़ते हैं, इंदौर से ही एक और खबर। कार से मोबाइल बदमाश ले भागा है। नारकोटिक्स अधिकारी की पत्नी से ये लूट हुई है। एक्सीडेंट कर भागने की बात पर बदमाश ने अब उलझाया। बदमाश के दूसरे साथी ने कार से मोबाइल उड़ाया। हाईकोर्ट तिराहे के पास ये वारदात बताई जा रही है, जहां पर कार से मोबाइल लेकर बदमाश भाग निकले हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर ग्वालियर से मिल रही है, जहां पर 59 नए कोरोना के केस मिले हैं। अब तक पॉजिटिव मरीजों की संख्या 772 हो चुकी है। अब तक 4 लोगों की मौत भी कोरोना की वजह से हुई है। जिले में कोरोना के मरीज जो है वो 387 मात दे चुके हैं कोरोना को। ये भी एक अच्छी खबर है। खबर इंदौर से 5000 पार कोरोना का आंकड़ा पहुंच चुका है। इंदौर में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 5000 से ज्यादा पहुंच चुका है। 45 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। अब तक शहर में कुल 5043 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। कोरोना संक्रमण ने अब तक 255 लोगों की जान ले ली है और एक्टिव मरीजों की संख्या 855 बताई जा रही है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रायपुर में अब कोरोना का टेस्ट चलते फिरते भी हो सकेगा। रायपुर नगर निगम ने एक ऐसी बस बनवा ली है जिसमें कोई भी अपना टेस्ट करवा सकेगा। इसमें पूरी लैब को तैयार किया जा रहा है। बस में कोरोना का टेस्ट का पूरा साजो सामान होगा। ये चलती फिरती बस उन इलाकों में जाकर लोगों की जांच कर पाएगी जहां कोरोना के संदिग्ध पाए गए हैं। महापौर एजाज डेबर ने बताया है कि आज शाम सीएम भूपेश बघेल हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना करेंगे।
सिटी के तर्ज पर जैसे दिल्ली बॉम्बे में ये सब बसेस चल रही है, ये बसेस जो हमने इस बसेस को जो देखा, जो हमारी बस जो कल चालू होने वाली है कोविड वाली, वो आधे घंटे में आपको रिपोर्ट देगी। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये एक दिन में 30 से 35 केस डेली करेगी। तो ये हम कल माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा हरी झंडी दिखा के हम लोग चालू करवाएंगे और इसको पूरे रायपुर के पूरे 70 वार्डों में प्लानिंग के हिसाब से 1 से लेकर 70 वार्ड में ये जाके कोविड जो है उसकी जांच करेगी, पॉजिटिव और नेगेटिव। सबसे अच्छी इसकी बात है कि ये आधे घंटे में अपनी रिपोर्ट दे देगी कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। आगे बढ़ते हैं। खबर रायपुर से। प्रदेश में कोरोना के 111 नए मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या अब 677 हो चुकी है। अब तक कोरोना के 3,526 मामले, 2,835 मरीज स्वस्थ हुए हैं। 14 की मौत हो गई है। रायपुर में 6 नए कंटेनमेंट जोन भी बना दिए गए। तो वहीं मंत्री मोहम्मद अकबर का पीएसओ भी कोरोना पॉजिटिव निकला है। उत्तर प्रदेश से मंत्री का पीएसओ लौटा था। यूपी से लौटने के बाद क्वारंटीन उन्हें किया गया था। पीएसओ से मिलने स्टाफ भी गया हुआ था। एहतियातन मंत्री के बंगले में आवाजाही प्रतिबंधित कर दी गई है। 5 दिनों के लिए बंगले में आवाजाही प्रतिबंधित रहने वाली है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण में चिंता भी कहीं ना कहीं बढ़ने लगी है और ये चिंता इस वजह से बढ़ गई है कि 7 फेरी वाले भी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। कोलकाता से आकर शहर में ये फेरी कर रहे थे और सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। प्रशासन के लिए अब इनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री निकालना बड़ी चुनौती हुई। तो वहीं अमित जोगी में भी कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। अमित जोगी ने खुद को होम क्वारंटीन कर लिया है। बुखार, गले में खराश, सिर और शरीर दर्द की शिकायत हुई है और जोगी 14 दिनों के लिए रायपुर में ही अब होम क्वारंटीन रहने वाले हैं। राज्य शासन ने नए सिरे से जिलों के प्रभारी सचिवों की नियुक्ति की है। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से मंत्रालय महानदी भवन से ये आदेश जारी किए गए हैं। आदेश के अनुसार प्रभारी सचिवों को महीने में कम से कम एक बार अपने प्रभार वाले जिले का दौरा करना होगा और राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा करने के निर्देश उन्हें दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। गुना में मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने जयवर्धन सिंह पर जमकर निशाना साधा। मंत्री ने जयवर्धन सिंह को गद्दार और बिकाऊ तक कह दिया। अपने भव्य स्वागत को लेकर मंत्री ने ये बात कही। बीजेपी दफ्तर में महेंद्र सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उपचुनाव के लिए जुट जाने की अपील की है। उन लोगों को जनता पलक पावड़ी बिछाकर स्वागत करती है। गद्दार और बेईमानों का स्वागत नहीं होता है। जब जयवर्धन सिंह यहाँ आए थे तो उनका कोई स्वागत नहीं हुआ था। इसका मतलब है शायद हो सकता है वो गद्दार हो या वो बिकाऊ। बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन जगदीप जाफरी का कल रात निधन हो गया। 81 साल के जगदीप बीमारियों से लंबे समय से परेशान थे। जगदीप को आज 11 बजे मुंबई के मजगांव शिया कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। मशहूर कलाकार के निधन के बाद बॉलीवुड में शोक की लहर है। 2 रुपये में आप सारा जंगल खरीदने निकले थे। देखो हाँ, अब बहुत हो गया। अब तो आप यहाँ से रवानगी डाल दो, वरना मेरा नाम भी सूरमा भोपाली ये भाई नहीं है, समझे? चलो। सूरमा भोपाली का ये वो किरदार है जिसने जगदीप जाफरी को फिल्मों में अमर बना दिया। अपने अंदाज से सालों दर्शकों को गुदगुदाने वाले जगदीप अब इस दुनिया में नहीं रहे। बुधवार की रात जगदीप ने दुनिया को अलविदा कह दिया। सूरमा भोपाली के नाम से मशहूर जगदीप 29 मार्च 1939 को मध्य प्रदेश के दातिया में एक वकील के घर पैदा हुए। जगदीप का फिल्मी सफर बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में शुरू हुआ। पहली फिल्म थी अफसाना। चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में ही उन्होंने लैला मजनू में भी काम किया। कॉमिक रोल की बात करें तो बिमल रॉय की फिल्म 2 बीघा जमीन उनकी पहली फिल्म थी। दर्शकों को उनका किरदार बेहद पसंद आया।
इसके बाद उन्हें हास्य अभिनेता के फिल्मों के ऑफर भी मिलने लगे। 1975 में आई शोले में निभाए गए सूरमा भोपाली के किरदार ने उन्हें बॉलीवुड में मशहूर कर दिया। किरदार बेहद छोटा था, लेकिन इसका असर इतना कि फिल्मों में इस किरदार को रिपीट किया गया। जगदीप ने खुद को उस दौर में स्थापित किया जब जॉनी वॉकर, कृष्णो मुखर्जी और महमूद जैसे हास्य कलाकारों की तूती बोलती थी। जगदीप ने 400 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और वे दूसरे जनरेशन के हास्य कलाकारों के लिए प्रेरणा बने रहे। अलविदा जगदीप साहब, अलविदा। किस शब्द में कहूं? एक छोटा मोटा कॉमेडियन होने के नाते यही कहूंगा कि कॉमेडी का बचपन, कॉमेडी की जवानी और कॉमेडी का बुढ़ापा, आपकी शक्ल में हमने तीनों को खो दिया है। एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट आपने अपने करियर की शुरुआत की थी बुट पॉलिश फिल्म से। उसके बाद पूरी जवानी आप लोगों को हंसाते रहे, और इवन जब आप बुज़ुर्ग हुए, बूढ़ा तो नहीं कहूँगा, जब बुज़ुर्ग हुए तो आपने हमें नए कॉमेडियंस को बच्चों की तरह आशीर्वाद दिया। हमारी फिल्म भावनाओं को समझो का मुहूर्त आपने किया तो मुझे याद है अच्छी तरह से। 2012 में वे आखिरी बार गली गली चोर फिल्म में पुलिस कांस्टेबल की भूमिका में नजर आए थे। अब भले वो इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके निभाए गए किरदार हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी दर्शकों को गुदगुदाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है।